लगता है आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने के साथ साथ आप हमें ये भी बताइएगा कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको। और उसके बाद फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। पूछा आपसे कि एलियनेट का जो है, एलियनेट का सिनोनिम्स क्या होगा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो एलियनेट का मतलब होता है पृथक करना, सेपरेट करना। ठीक है, सेपरेट करना क्या होता है, सेपरेट करना होता है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डिटैच करना, डिटैच करना, अलग थलग करना, पृथक करना। इसका सिनोनिम्स जो है वो स्ट्रेंज हो जाएगा, ESTRANG, स्ट्रेंज हो जाएगा। इस बात को भी आपको पता रहना जरूरी है। अगर आपसे पूछें वेकेट, वेकेट मतलब सभी जानते हैं खाली करना होता है, खाली करना। वेकेट मतलब क्या होता है, खाली करना होता है, ये बात आपको पता ही है। ठीक है, सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित करना, सेवर मतलब होता है तोड़ देना, काट देना। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा 30,000 रुपये का मूलधन है, 7% जो है वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज है, वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, उधार लिया जाता है, 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। मतलब मिश्र धन आपसे पूछा है, 2 वर्ष के लिए पूछा है। तो आप इस तरह से देखिए, 7% है ना, आप ऐसे भी बना सकते हैं। 7% मतलब 7 + 7 + 7 गुना 7/100। ठीक है, तो टोटल आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 14 हो गया, और 49 यानी 0.49। ठीक है, यानी 14.49 ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का। और यहाँ पे मूलधन है 30,000 रुपया, तो इसका 30,000 निकालिएगा, 30,000 इसका निकालिएगा भैया, 30,000 इसका निकालिएगा तो नीचे होगा 100, ये उड़ेगा तो आ जाएगा नीचे 100। यानी 2 दूना यानी 4 शून्य, 4 शून्य खत्म हो गया। 1449 का 3 गुना करेंगे तो 14×3 = 4200 हो जाएगा। 49 गुना 3 करोगे कितना होगा, ठीक है 4,000, 4,000 से कुछ लगभग आएगा, 4,000 तक। यानी ऑप्शन नंबर है 30,000, यहाँ पे 4,000 समथिंग आएगा, 4,000 समथिंग आएगा। तो 30,000 में 4,000 समथिंग जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 34, 34, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पूरा करने की कोई जरूरत है भी नहीं, आप आराम से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मन करे तो दूसरे नियम से भी बना सकते हैं। देखिए 30,000 रुपया है ना, दूसरा नियम से, इसको ट्री मेथड कहते हैं। तो इसका 2 साल के लिए है तो 2 गो ट्री बना दीजिए, 2 गो टांग लगाइए। और 7% है तो इसका 7/100% निकालिए, मतलब 7%। तो 2 शून्य 2 शून्य कटेगा तो बचेगा कितना, यानी 2100 रुपया पहले साल, दूसरे साल भी 2100 रुपया। लेकिन आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में भी ब्याज लगता है। अब ये 2100 का 7% फिर से लगेगा दूसरे साल में। तो कहोगे 2100 के 700 कितना हो जाएगा, 7% 147 हो जाएगा, 147 रुपया हो गया। ठीक है, तो 2100, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 2100 + 2100 4200, और 4200 और 147 कितना हो जाएगा, 4200 हो गया। ठीक है, और 147 हो गया। तो कहोगे 4347 हो गया, 4347 टोटल ब्याज हो गया, टोटल कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया। टोटल इंटरेस्ट 2 साल में आ गया। अब मूलधन हमारे पास 30,000 रुपया है, ब्याज आया 4347। तो मिश्र धन निकालने के लिए इसमें से जोड़ोगे, आप जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। तो 2 मेथड है, दोनों मेथड में जो आपको मन करे उस तरह से आप सॉल्व या फिर आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखा जाए मेरे भाई। अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि टॉम और जेरी मिलकर एक काम को या घर को 9 दिन में पेंट कर सकता है। यानी टॉम और जेरी मिलकर के, टॉम और जेरी मिलकर कितने दिन में काम कर सकता है, 9 दिन में काम कर सकता है। कहोगे बहुत बढ़िया, 9 दिन में काम करा दिए। यदि टॉम अकेले उस घर को 15 दिन में काम कर सकता है, यानी टॉम अकेले उसको 15 दिन में कर सकता है, तो जेरी अकेले घर को पेंट कब मतलब कर सकता है। तो जेरी अकेले उस घर को कितने दिन में पेंट करेगा, यही ना। तो कहोगे दोनों घर का यानी काम कितना है ये निकाल लो। काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम होना जरूरी है। तो 15 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा, 45। कहोगे टॉम और जेरी दोनों मिला करके एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 45/9 करोगे तो 5। और अकेला टॉम का जो है एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 45/15 करोगे तो वो 3। इससे ये समझ में आया कि टॉम का एफिशिएंसी कितना है, 3। और टॉम और जेरी दोनों के मिला के कितना है, 5। इसका मतलब टॉम का अगर 3 हो जाएगा तो जेरी का 2 होगा, जेरी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सवाल में वही पूछाएगा आपको कि जेरी अकेले उस काम को कितना करेगा। काम टोटल कितना है, 45 यूनिट टोटल काम है। अब जेरी के एफिशिएंसी कितना है, 2। तो 2 के हिसाब से काम करेगा, यानी 45/2 दिन में काम को अकेले जेरी कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आया नहीं था मेरे भाई, ये क्वेश्चंस आया नहीं था, ये क्वेश्चंस आया नहीं था मेरे भाई। हम प्रैक्टिस करा रहे हैं कि हो सकता है अगले शिफ्ट में इस तरह के प्रश्न आ जाएं। ठीक है, ये प्रश्न आया नहीं था भाई, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ये प्रश्न नहीं आया था मेरे भाई। ठीक है,
देखिए कह रहा है कि एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए वर्ग बना हुआ है घन के विकर्ण पर, घन के विकर्ण पर वर्ग बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल आपका कितना है 192 सेंटीमीटर। जब वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो हम कहेंगे कि वर्ग का भुजा तो हम निकाल सकते हैं ना, वर्ग का भुजा तो हम निकाल सकते हैं ना, कहोगे हाँ निकाल सकते हैं, कैसे, तो रूट अंडर 192 कर देंगे, रूट अंडर 192 कर देंगे, कहोगे हाँ आराम से कर सकते हैं, रूट अंडर 192 आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि वर्ग का भुजा कितना होगा तो रूट 192 करेंगे तो भैया आपका वर्ग का भुजा जो है वो कितना आ जाएगा, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा कितना आ जाएगा तो कहोगे ये 8√3 आएगा, कितना आएगा 8√3 आएगा। अब सवाल कह रहा है कि एक घन के विकर्ण पर बना है वर्ग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं विकर्ण निकालना हो घन का, वर्ग का भुजा जो है, वर्ग का भुजा जो है यानी घन के विकर्ण पर बने, तो अगर विकर्ण निकालना है तो √3a आप जानते हैं ये घन का विकर्ण होता है, ये घन का विकर्ण होता है, हो गया हाँ होता है भैया। तो √3a घन का विकर्ण होता है, √3a का वैल्यू आपका कितना आया 8√3, कितना आया 8√3, ये कहाँ से आया तो आप जानते हैं 192 का रूट अंडर निकालोगे तो आपका 8√3 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि √3a बराबर 8√3 आ गया। यहाँ से √3 खत्म हो जाएगा, यानी ए क्या है, ए है भैया घन का भुजा, क्या है ये घन का, ये घन का भुजा है, घन का भुजा आपका कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बहुत शानदार तरीके से। नंदकिशोर यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, आंसर दीजिएगा मेरे भाई, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते चलिएगा। अगला आंसर देखा जाए, अगला सवाल देखा जाए, एक साइकिल 120 रुपया में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, कुछ नहीं करना आपको, 120 रुपया में खरीदा गया, 15% लाभ मतलब 115% में बेचा गया, कुछ नहीं करना है भैया, ऐसा लगा दो, गुना करो, देखो 12 पंचे 60 हो गया, 6 बचा, 12 कंग 12 6 18 बचा, 1 12 कंग 12 1 13, 1380/10 करोगे तो यानी 138 रुपया में उसको बेचा गया होगा, 138 रुपया में बेचा हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे फिर से करेक्ट आंसर हो गया। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 108 है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 108 है। ठीक है, उनके बीच का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो दोनों संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है यानी 108 जो होगा, यानी प्रोडक्ट जो होगा दोनों संख्या का वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। एचसीएफ आपका दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, निकालना एलसीएम है, तो एलसीएम निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दो किससे 3 से डिवाइड कर दोगे तो यानी 36 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा आपका लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, चंपत होना का मतलब होता है भाग जाना, सभी जानते हैं, छक्के छुड़ाना का मतलब होता है हरा देना, जान पर खेलना मतलब होता है खतरे में पड़ना, और टांग अड़ाना मतलब रुकावट डालना। 1 2 4 3 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 1 2 4 3। अगला सवाल देखा जाए भाई, कौन सा विग्रह समास नहीं है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है ये बताना आपको, समास के बारे में पूछा है। देखिए नीलकंठ जो है बहुब्रीहि समास है तो कहोगे हाँ है, चौराहा तत्पुरुष समास है तो कहोगे नहीं है, माता पिता द्वंद्व समास है कहोगे हाँ ये भी सही है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है तो कहोगे ये भी सही है। ये चौराहा है क्या, चौराहा मतलब क्या होता है चार रास्तों का जगह, चार रास्तों का जगह, तो चौराहा मतलब हुआ चार रास्तों का, चार रास्तों का जगह को हम लोग चौराहा कहते हैं। इस चौराहा में मतलब चार रास्तों की जगह में हम आपसे पूछें कि चार क्या है तो कहोगे, कहोगे प्रथम पद है, चार क्या है कहोगे प्रथम पद है। और जिस समास में प्रथम पद की विशेषता होती है, जिस समास में प्रथम पद की विशेषता होती है उस समास को द्विगु समास कहते हैं, क्या कहते हैं द्विगु समास कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो तत्पुरुष ये चौराहा समास है ये द्विगु समास है। लेकिन तत्पुरुष समास क्या होता है जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, तत्पुरुष समास का मतलब क्या हुआ जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, उत्तर पद की प्रधानता हो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, को ध्यान भी रखना चाहिए भैया। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आपसे पूछना है कि उपहार ग्रंथ मस्तक और रचना, तो रचना जो है यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी। ने किस कारक का चिन्ह है, आप सभी जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से आपादान या संप्रदान के लिए होता है, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही आपका कर्ता ने। अगला सवाल है कि शोक किस रस का अस्थाई भाव है, कहेंगे शोक जो है वो भैया
वो क्या है, करुणा का, करुण का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 35 का आपका बी हो जाएगा। बोलो भैया हाँ या ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही सही हो जाएगा बी। बोलो भाई आप लोग हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहो भैया। अगला सवाल देखा जाए। एक सीधी रेखा में गति कर रही एक वस्तु पर विचार कीजिए। ठीक है, वह बिंदु ए से शुरू होती है, बिंदु बी तक पहुंचती है। ठीक है, बिंदु ए मान लो आपका ये है, यहाँ से शुरू होकर के बिंदु बी तक यहाँ पहुंचा, बिंदु बी तक यहाँ पहुंचा। ठीक है, बिंदु बी तक पहुंचा, फिर बिंदु ए पर वापसी आता है। ठीक है, फिर बिंदु बी तक पहुंचती है और फिर बिंदु ए तक वापसी आ जाता है। ये वापसी आ गया, पहले गया और फिर यहाँ से वापसी आ गया, गया और वापसी आ गया। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर उसको जाने में लगा और 20 किलोमीटर उसको आने में लगा। दूरी 20 किलोमीटर है, तो वस्तु का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। निबल विस्थापन आपसे पूछा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो कहोगे स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए है। क्या हो गया ये, स्टार्टिंग पॉइंट आपका, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए हो गया, इसको इनिशियल पॉइंट भी कहेंगे। कहोगे घूम फिर करके बी के पास फिर आ गया ए पे ही, यही ए अब इसका फाइनल पॉइंट भी बन गया, यही ए इसका फाइनल पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ से चलना शुरू किया वहीं पे आकर आप आ गया भैया। जहाँ से राहुल कुमार जी बता रहे हैं 10, ध्यान से देखिएगा राहुल भाई। ठीक है, ये आपसे पूछा है विस्थापन, विस्थापन पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो विस्थापन में जहाँ से शुरू हुआ वहीं चला आया। विस्थापन में आप ये जानते हैं, विस्थापन का मतलब ये जानते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का न्यूनतम दूरी, इनिशियल पॉइंट तथा तथा फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट तथा फाइनल पॉइंट के बीच का, के बीच का के बीच का मिनिमम दूरी मतलब न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो दोनों के बीच में दूरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 मीटर। आप सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर क्यों होगा, क्योंकि चलना वहीं से स्टार्ट किया और फाइनली पहुंच भी वहीं पे गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। समतल दर्पण पर द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। बताइए राहुल भाई। समतल दर्पण की बात कर रही है, आप सभी जानते हैं समतल दर्पण के बारे में मेरे भाई। बिंब के समान साइज का होता है। हाँ भैया, आप जो घर में जा करके लगाते हैं भैया मुँह देखने के लिए ऐनवा, तो क्या है, समतल दर्पण। कहोगे कहोगे क्या, कहोगे ए आपका सही होगा कि नहीं होगा। बिंब के समान साइज होता है, कहोगे हाँ होता है। काल्पनिक होता है, कहोगे हाँ काल्पनिक भी होता है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के, हाँ भैया होता है। वास्तविक होता है, नहीं भैया, जब काल्पनिक हो गया तो वास्तविक कहाँ से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समतल दर्पण के बारे में एक बात जान लीजिए, ये हो गया आपका समतल दर्पण, ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण के ऑब्जेक्ट मान लो आप यहाँ पर रखोगे, ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हो, इसका इमेज जो है भैया, इसके इमेज जो है इसके ऑब्जेक्ट के मतलब मिरर के पीछे बनता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर ये इमेज, अगर ये ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से, ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव करेगा, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव करेगा आगे या पीछे, तो इमेज जो है वो 2u वेलोसिटी से मूव करता है। तो इमेज जो होगा समतल दर्पण में वो इसके दुगुना वेलोसिटी से मूव करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण की कहानी है। ठीक है, डी आंसर एकदम बता रहे हैं, सही है। तो समतल दर्पण की कहानी क्या हमने समझा कि ऑब्जेक्ट अगर u वेलोसिटी से मूव करेगा तो इमेज जो है उसके दुगुने वेलोसिटी से, दुगुने वेग से जो है मूव करेगा। ये समतल दर्पण की कहानी। दूसरा बात क्या, एक प्रॉपर्टी जो है समतल दर्पण में देखने को मिलता है, उसका नाम है लेटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी। क्या होता है समतल दर्पण में, लेटरल इन्वर्जन। इसका हिंदी क्या होता है मुझे समझ नहीं आ रहा भैया, लेटरल इन्वर्जन। मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, इन्वर्जन प्रॉपर्टी। अगर हिंदी आपको आता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट का चीज़ आपको राइट में दिखेगा, लेफ्ट का चीज़ आपको राइट में दिखेगा मिरर में, और राइट का चीज़ जो है, राइट का चीज़ जो है आपको लेफ्ट में दिखेगा। लेकिन अप और डाउन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो अप है वो अप ही दिखेगा, डाउन है डाउन ही दिखेगा। इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, हमारे साथ दिनकर जी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
लेफ्ट का चीज जो है आपको राइट में दिखाई देगा, और राइट का चीज आपको, जब आप आईना देखिएगा ना, देखने का आईना जब आप देखोगे ना, तो आपको खुद ही पता चलेगा। आप सीधे रहते हो तो इमेज भी आपका सीधा ही बनता है ना, उल्टा तो नहीं बनता है ना। अप और डाउन में कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन लेफ्ट का चीज आपको राइट में, राइट का चीज आपको लेफ्ट में इमेज में दिखेगा। इसी प्रॉपर्टी को लेटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी कहते हैं, जो आपको देखने को मिलेगा समतल दर्पण में। अगला सवाल देखा जाए मेरे भाई। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, ये करने का कोई मतलब नहीं है, इस तरह का सवाल एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह के सवाल नहीं आ रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा सवाल है, चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, सवाल कोई बड़ी बात नहीं है। समझने में थोड़ा हो सकता है कि मोल कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता है उसके लिए दिक्कत हो जाएगा, सवाल अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के सवाल एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल में। कह रहा ध्वनि का वेग एवं परमताप से संबंध क्या है। एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाती है, ये बात आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। अब कहोगे कैसे बढ़ जाती है, तो हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो, तो उस मीडियम में ध्वनि का चाल जो है मेरे दोस्त, वो 0.61 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0.61 मीटर पर सेकेंड से ध्वनि की वेग बढ़ जाएगी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बढ़ोतरी की जाए, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बढ़ोतरी की जाए मेरे भाई, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार साउंड की बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर की किस रिलेशन में है, तो कहोगे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, ठीक है। इसको याद रखना, इसको याद रखना, ये सवाल कई बार पूछा है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके प्रॉपर्टी और फॉर्मूला पे जाने की कोई जरूरत उतना है भी नहीं, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। रवि जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं, आपको भी गुड इवनिंग है मेरे भाई। सवाल देखा जाए, ठीक है, या आंसर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर के, कह रहा है कि एक पैरेंट सेल जो है अर्धसूत्री में, एक पैरेंट सेल जो है, एक पैरेंट कोशिका जो है अर्धसूत्री में भैया 4 डॉटर सेल में बट जाता है। कितने कहोगे, 4 डॉटर सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 नई कोशिका बनाती हैं, इसी को हम लोग डॉटर सेल कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं, ठीक है। तो 4 नई कोशिका बनाती है, ये आपको पता ही होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। असंरक्षित बल के उदाहरण क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। असंरक्षित नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, वो होता है मेरे भाई, जो पाथ पे, पाथ मतलब तय की गई दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो घर्षण बल, घर्षण बल के द्वारा अगर कोई काम होगा, घर्षण बल के द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, ये कार्य करने के दौरान घर्षण बल का जो कार्य है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। घर्षण बल और श्यान बल दोनों आपका असंरक्षित बल है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगला सवाल देखा जाए मेरे भाई। कह रहा है कि ESR टेस्ट जो है वो किससे संबंधित है, बताइए, ये सवाल बहुत अच्छा है। कहेंगे ESR टेस्ट जो है भैया, ये शरीर में सूजन से संबंधित है, शरीर में सूजन जो है अगर हो जाए तो आप ESR टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मोन्टोक्स, मोन्टोक्स टेस्ट जो है वो किससे है, तो आप कहोगे मोन्टोक्स टेस्ट जो है भैया, ये तपेदिक, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, टीबी से संबंधित है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3-1, देखो 3-1 यहीं पे दिया हुआ है, तो आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लेकिन और भी देखना है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है ये किससे, संक्रमण की पहचान से है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपको संक्रमण यानी इन्फेक्शन किसी के शरीर में है की पहचान के लिए लिपिड टेस्ट होता है। HB1C टेस्ट जो है ये आपका मधुमेह यानी डायबिटीज से संबंधित है। कल्चर टेस्ट जो है भैया, कल्चर टेस्ट, कल्चर टेस्ट आपका, अच्छा कल्चर टेस्ट जो है ना, देखो ये तपेदिक जो है ना, ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है ना, ये हृदय रोग से संबंधित है, सॉरी किससे, हृदय रोग से। कल्चर टेस्ट आपका संक्रमण से हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखा जाए। कह रहा है कि मनुष्य के उत्सर्जन से यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये देखिए। मनुष्य में वृक्क की वक्षीय क्षेत्र में स्थिति होती है, एकदम गलत है। मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होता है,
ये बात भी आपका मूत्रा सही है, रक्त में CO2 फेफड़े में निकाल दी जाती है, एकदम सही बात है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य का वृक्क जो है ना, ये भाई साहब किस में होता है, तो वक्षीय कक्ष में नहीं होकर के कहाँ होता है भाई भाई, तो कहोगे भैया ये आपका ये एब्डोमिनल एब्डोमिनल रीजन में होता है, एब्डोमिनल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विस रीजन में। कहाँ पे, एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, तो एब्डोमिनल रीजन में, ये वक्षीय कक्ष में नहीं, ये एब्डोमिनल रीजन में होता है, एब्डोमिनल एब्डोमिनल रीजन में होता है, तो इस बात को आपको ध्यान दें। अगला सवाल है मेरे भाई, बल का आघूर्ण पैमाना है, टॉर्क के बारे में आपसे पूछा है कि पैमाना किसका है, तो कोई भी मोशन करते दरमियान जो जितना रफ्तार में रोटेट वो करेगा, यानी रोटेशनल के लिए, यानी घूर्णन करने के लिए, वो टॉर्क का काम है, घूर्णन कराना। ठीक है, तो पिंड को घुमाने की क्षमता को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, पिंड को घुमाने की क्षमता को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, और ये टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, टॉर्क एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एफ इंटू आर वेक्टर होता है, एफ इंटू आर वेक्टर होता है, ये आप समझिएगा। नहीं ये आपको पता हो ये बात, तो भी कोई तोप वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल है कि पीएच का मान 8 है किसी का। ठीक है, यदि इसे सामान्य आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाए, यानी डाइल्यूट किया जाए, तो उसका पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पीएच जो है इसका घट जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि आप पानी डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पीएच क्या होगा, घटेगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया। एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, जो चाहे देश के बाहर, यहाँ देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो, मतलब देश के बाहर या फिर भीतर, तो उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर सिर्फ देश के भीतर ही उत्पादित होता तो उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, GDP। यहाँ पे देश के बाहर या भीतर की बात की गई है, तो राष्ट्रीय सकल सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, GNP, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, GNP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। अब कहोगे कि भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को रिपोर्ट देने के लिए जिम्मेदार है NSO। क्या नाम है, NSO। अब ये NSO है क्या, जरा एक बात समझते हैं। देखिए 1950 में एक संस्था की स्थापना हुई थी जिसका नाम था NSSO। ठीक है, और 1951 में एक संस्था का स्थापना हुई, इसका नाम है CSO। आप सभी जानते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO हो गया। दोनों को मिला करके 2019 में एक संस्था बनाएगी। कब बनाएगी, दोनों को कंबाइन करके 2019 में एक संस्था बनाएगी, इसका नाम है NSO। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अब ये NSO का काम है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय और अपनी राष्ट्रीय आय जो है उसका रिपोर्ट देना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है, भारत में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना जो है 1866 से लेकर के 67 तक किया गया था। ठीक है, 1866 से 67 तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही धन के निष्कासन का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। रवि भाई का आंसर एकदम सही है, धन के निष्कासन का सिद्धांत भी किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। ये बात अच्छे तरीके से आप जानते हैं। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल क्या है, 377 कड़ी एकदम करेक्ट। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 176 है, आप सभी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर आपसे पूछा है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आप सभी जानते हैं, जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा। विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर जीएसटी को लाया गया था। यहाँ आपसे पूछा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। आप इनकम टैक्स जो देते हैं ये डायरेक्ट टैक्स देते हैं भैया। ठीक है, और निगम कर जिसको कहा जाता है, निगम कर जिसको कहा जाता है मेरे भाई, निगम कर जिसको कहा जाता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी थी, एकदम सही है, सही है, रवि भाई एकदम सही है। ठीक है, तो सीमा शुल्क आप सभी जानते हैं, एक्साइज टैक्स जो है वो आपका यहाँ पे अप्रत्यक्ष हो जाएगा। निगम कर जो है इसको कंपनी कर के रूप में भी जानते हैं, कंपनी कर, कंपनी कर, कंपनी टैक्स। और संपत्ति कर जो है जब प्रॉपर्टी का हस्तांतरण होता है, प्रॉपर्टी का जब हस्तांतरण होता है तो उसमें संपत्ति कर जो है वो लगता है, ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं। अगला सवाल है बैंकों की,
अब ठीक है मेरे भाई? अब तो ठीक है ना? चलिए। करेगा बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्ति में कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात क्या कहलाता है? देखिए, बैंक को जो है ना, कुछ लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं, कुछ लिक्विडिटी इन द सेंस कुछ पैसे जो हैं वो जमा करके रखे मतलब रखना पड़ता है। इसको हम लोग SLR कहते हैं। क्या कहते हैं? SLR कहते हैं, SLR। कुछ रेशियो में SLR कहते हैं, याद रखिएगा। रेपो रेट आप सभी जानते हैं। रेपो रेट आप जानते हैं सभी अच्छे तरीके से। रिवर्स रेपो रेट भी आप जानते हैं, ये सब सवाल पूछता है। रिवर्स रेपो रेट आप जानते हैं, ठीक है? ये सब सवाल आपको पता होना चाहिए। CRR जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। CRR के तहत बैंक जो है वो कुछ लिक्विडिटी, कुछ रुपये को कुछ परसेंटेज के हिसाब से वो RBI के पास जमा रखता है। बैंक अगर कहने कहें तो बैंक का मतलब जो कमर्शियल वाणिज्यिक बैंक है, वो उसकी बात हम कर रहे हैं। कह रहा है मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। क्या होता है? महंगाई को कम करने के लिए इनमें से कौन सा उपाय जो है, उपाय नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना, नहीं किया जा सकता, ठीक है? ये उपाय नहीं किया जा सकता है, तो आप कहोगे क्या? कि CRR में वृद्धि कर दें। हाँ, ये उपाय किया जा सकता है। सांविधिक तरल निधि अनुपात SLR में वृद्धि कर दे, वृद्धि किया जा सकता है। रेपो दर में वृद्धि किया जा सकता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि नहीं किया जा सकता है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे, ये नहीं किया जा सकता है। देखिए, महंगाई जो है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए RBI के पास बहुत सारे उपाय होते हैं। उनमें से उपाय ये है, आपको तीन उपाय जो है, ये तीन उपाय ध्यान में रखना है कि अगर CRR बढ़ा देगा या फिर रेपो रेट बढ़ा देगा, तो जो बैंक कमर्शियल बैंक हैं उसके पास पैसे की कमी आ जाएगी। रेपो रेट का मतलब क्या हुआ ना, कि RBI जो है जब पैसा देती है किसी कमर्शियल बैंक को, तो उसके बदले में वो ब्याज लेती है। RBI ब्याज लेती है कमर्शियल बैंक से। अगर आरबीआई ब्याज बढ़ा दे अगर आरबीआई ब्याज बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा ब्याज के रूप में RBI को देना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम रहेंगे। अगर पैसा कम हो जाए तो मार्केट में लोन कम देगा। अगर लोन कम देगा तो लोगों के पास पैसा कम आएगा। पैसा कम आएगा तो ऑटोमेटिक बाजार में संतुलन बनाए रखेगा वो, और महंगाई कम होगी। ये तरीका है, ये सबसे महंगाई को कंट्रोल RBI के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि 8 मूल्य उद्योगों के सूचकांक में, यानी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो आप कहोगे विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक महत्व दिया गया है। 8 में से ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक दिया गया है। बोलो भैया हाँ या ना? ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। माउंटबेटन योजना क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि माउंटबेटन योजना कब आया था? तो 30 जून 1947 का माउंटबेटन योजना है। 3 जून, ये 3 जून को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना बेसिकली ये था कि भारत का 2 अधिराज्य होना चाहिए, 2 डोमिनियन स्टेटस की बात करता था वो। एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो आंसर क्या होगा आपका? कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार, भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से कभी बात करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न भैया, माउंटबेटन योजना क्या है? इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। बड़ा बताइए, अच्छा सवाल है भैया। बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन को सफल बनाने में किया था? तो आप सभी जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस लड़की द्वारा जो मंजरी सेना था, इस मंजरी सेना में इंदिरा गांधी भी शामिल थी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी भी शामिल थी भैया, इंदिरा गांधी भी शामिल थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका शुरू हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च के बाद जो है 6 अप्रैल जो है, 6 अप्रैल 1930 जो है, उसमें आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, गोविंद कुमार जी बता रहे हैं। गोविंदा कुमार जी एकदम सही है आपका। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट नेशन की बात कर रहा है भैया। आपको बताना है कि इसमें आधी से ज़्यादा जनसंख्या क्यों मिलती है। आप सभी जानते हैं, एक संगठन है G20। एक संगठन है क्या? एक संगठन है G20। आपको ये पता होना चाहिए। या G20 तो आप छोड़ दो भैया, आप ब्रिक्स की ही बात कर लो, ब्रिक्स की। ब्रिक्स एक संगठन आप सभी जानते हैं, जिसका अभी हाल ही में आयोजन कहाँ पे? कनाडा में हुआ था। कनाडा नहीं, ब्राजील में हुआ था ब्रिक्स का।
जो आयोजन है ब्रिक्स ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये ब्रिक्स देश में जो देश हैं, ब्रिक्स समूह जो हैं, इनको आप जानते हैं 44% लगभग 44% जनसंख्या पूरा दुनिया का सिर्फ ब्रिक्से में पाया जाता है। अब तो और बढ़ गया होगा, बहुत सारे देश जो हैं, इंडोनेशिया वगैरह शामिल हो चुका है इसमें, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि का मेन वजह क्या है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि कोई जगह पे कैसे हो सकता है? कहोगे जनसंख्या वृद्धि का एक रीजन ये हो सकता है कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो। किसी जगह का अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जनसंख्या वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आपको वहाँ की मिट्टी अगर उपजाऊ उपजाऊ हो, क्या हो? मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए वहाँ की। मिट्टी जो है वहाँ की उपजाऊ हो जाए तो भाई साहब उस जगह में आपको टेम्परेचर वृद्धि देखने को मिलेगा, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट में, अच्छे खासी क्वांटिटी में वर्षा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्षा देखने को मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बादल का निर्माण भी बढ़ेगा। बादल का निर्माण बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ने से लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर होता है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद फिर वर्षा भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पहाड़ी भूमि कम हो, मैदान ज़्यादा हो, यातायात संसाधन का कोई मतलब नहीं बनता है, मैदान उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी से बना हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ का आंसर आप कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, कह रहा है कि ज्वारीय वन का संप्रमुख वृक्ष कौन सा है? देखिए, ज्वारीय वन जो है ना, आपको कहाँ पाया जाता है, हमको बताते हैं। ज्वारीय वन में जो है दोस्तों, आपको मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन आपको ज्वारीय वन के रूप में है, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन की खासियत क्या होती है कि इसकी हाइट कम होती है। इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसका तना जो है ना, तना तना बड़ा स्ट्रांग होता है। तना जो है ये बड़ा स्ट्रांग होता है। अब तना स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है कि इसका रूट जो है, इसका जड़ जो है वो चिथड़ा हुआ होता है, मतलब फैला हुआ होता है। अगर जड़ें फैली हुई रहेगी पौधा का तो मिट्टी का कटाव जो है उसको रोकने का काम करेगा ये। क्या करेगा ये? मिट्टी कटाव को रोकने का काम करेगा। क्या करेगा? मिट्टी कटाव को रोकने का काम करेगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि प्राकृतिक तटबंध का काम करेगा, प्राकृतिक बंध का काम करेगा, बांध का। और ये आपको दलदली भूमि में देखने को मिलता है। किसमें? दलदली भूमि में आपको देखने को मिलेगा ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन। और ये सुंदरलैंड मतलब जो कह सकते हैं कि सुंदरवन का जो डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा सुंदरी वन। इसीलिए सुंदरी वन की वजह से ही उसका नाम सुंदरबन रखा गया। बोलो भैया हाँ या ना। अगला सवाल है कि रेगूर का रंग काला होता है क्योंकि? देखिए, रेगूर मिट्टी आप सभी जानते हैं, इसको कपासी मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसमें आपको कपास का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। मिट्टी सोखने की प्रवृत्ति, मिट्टी सोखने की जो नेचर है इसमें सर्वाधिक होता है। ये बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से निर्मित होता है। किससे होता है? बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से निर्मित होता है। और इसमें मैग्नीफेरस टिटेनाइट, मैग्नी या मैग्नीफेरस, मैग्नीफेरस टिटेनाइट, टिटेनाइट की मौजूदगी के कारण इसका रंग काला होता है। ठीक है, इसकी मौजूदगी के कारण इसका रंग काला होता है, मैग्नीफेरस टिटेनाइट की मौजूदगी के कारण। ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, इस तरह से आप कह सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हॉकी का गेंद का रंग कैसा होता है? आप सभी जानते हैं, हॉकी का गेंद का रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है, यहाँ लिख दीजिएगा। हॉकी के गेंद का रंग सफ़ेद होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछें कि हॉकी जो है ये राष्ट्रीय खेल है भारत का भी और पाकिस्तान का भी, भारत का भी और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। आपके लिए ये सवाल है मेरे भाई कि हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए। हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? ये कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर बता सकते हैं। बोलो भाई हाँ या ना, बताइए। हॉकी को। और दूसरी बात है कि भारतीय हॉकी संघ का स्थापना कब किया गया? भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब किया गया? कहोगे भारतीय हॉकी संघ की स्थापना मेरे दोस्त 1925 में किया गया। कब किया गया? 1925 में किया गया। और ओलंपिक में हॉकी को 1908 में शामिल किया गया, 1908 में। ये दोनों पॉइंट अच्छा है, इसको आप ध्यान रखिए। अगला सवाल देखा जाए, कह रहा है स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? बताइए, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है ये फिल्म से संबंधित है। किससे? फिल्म से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। भारत में साहित्य में जो है सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगर आपसे पूछें कि 59th नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला है, किनको मिला है? तो कहोगे विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। किनको? विनोद कुमार, विनोद कुमार
विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। इस बात को आप समझिएगा। हिंदी भाषा के लिए सबसे पहला पुरस्कार जो है 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को मिल चुका है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। अगला सवाल है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहेंगे बाउल जो है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। और पश्चिम बंगाल में आपको बाउल हो गया, छऊ डांस भी आपको देखने को मिलता है। छऊ डांस भी आपको बंगाल में देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे कि लोंडा नाच है, विदेशिया है, ये सब अपना बिहार से संबंधित है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यक्षगान जो है वो कर्नाटक से है। ये बात भी आपको याद ही होगा भैया, इसमें कोई बड़ी बात। अगला सवाल है भैया, अगला सवाल है मेरे भाई कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन था? किसके समकालीन था? तो कहोगे कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन कांसा जो होता है मेरे भाई, वो दो तत्वों के मिश्रण से बनता है, आप सभी जानते हैं। कौन कौन तत्व है? तब कहोगे कॉपर को साथ यानी तांबा के साथ अगर टीन को मिला दिया जाए एक फिक्स अनुपात में तो वो कांसा बन जाएगा। तो हड़प्पा के लोग जो थे वो इसका प्रयोग करते थे, इस तकनीक को वो जानते थे कि कॉपर और टीन को मिलाया जाए कांसा बनाएगा। कॉपर वो कहाँ से लाते थे? तो कहोगे खेतड़ी के खान में तांबा का, खेतड़ी का खान कहाँ है? तो कहोगे राजस्थान में है। इस खान से तांबा का उत्खनन किया जाता है। तो राजस्थान के इस खेतड़ी के खान से तांबा का उत्खनन जो है हड़प्पा के लोग करते थे। और टीन जो है ये अफगानिस्तान से वो लोग लाते थे। कहाँ पे? अफगानिस्तान से लाते थे। और ये बहुत नई बात नहीं है मेरे दोस्त, ये बहुत पुरानी बात है। हड़प्पा सभ्यता एक जानते हैं शहरी सभ्यता हुआ करता था। का टाइम पीरियड आप अच्छे से जानते हैं। लगभग 2500 बीसी से 1750 बीसी के आसपास की ये कहानी है। बहुत पुराना समय की बात है। लेकिन उस समय हमारे देश के लोग इतने उन्नत सोच के थे, सोच के बड़ा आश्चर्यचकित होता है भैया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? अगर आपसे पूछें जैन धर्म का तो कहोगे स्यादवाद। क्या कहोगे? कहोगे स्यादवाद, ठीक है। सप्तभंगी सिद्धांत, क्या कहोगे? स्यादवाद, सप्तभंगी, सप्तभंगी सिद्धांत, ठीक है। ये सब जैन धर्म का एक प्रमुख दर्शन है। क्या है? प्रमुख दर्शन है। और स्यादवाद बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स दर्शन है भैया। स्यादवाद कहता है इस दुनिया में परम सत्य क्या है ये किसी को नहीं पता है। स्यादवाद का अकॉर्डिंग क्या होता है कि दुनिया का परम सत्य क्या है ये किसी को पता नहीं है। जो जितने लेवल पे इस दुनिया को, इस सच्चाई को जाना है, वो अपने हिसाब से उसी को परम सत्य कह देता है। लेकिन एक्चुअल में सत्यता है क्या ये किसी को पता नहीं। ये दर्शन क्या बताता है? स्यादवाद बताता है। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के कर्म में कितने सिद्धांत जो है समाविष्ट किए गए थे, ये आपको बताना है। बताइए कितने सिद्धांत जो है वो समाविष्ट किया गया था। बड़ा आसान सी बात है, आप सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है ये क्या दिया गया था। तो कहेंगे भैया कहाँ थे भैया? हाँ देखिए सवाल में महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग की संख्या टोटल कितना था? 10 था, है ना। ये जन्म मरण का मोक्ष से दूर होने के लिए महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को प्रतिपादित किया था। टोटल 10 मध्यम मार्ग जो है बुद्ध जी के द्वारा दिया गया था। ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? आप सभी जानते हैं कि एलोरा का कैलाश नाथ का मंदिर, क्या जानते हैं आप? कैलाश कैलाश नाथ का मंदिर जो है, कैलाश नाथ का मंदिर एक एक कह सकते हैं कि एक अद्भुत उदाहरण है कि चट्टानों को काट करके जो है गुफाओं में मंदिर का निर्माण किया गया था। आपको वो किनके द्वारा बनाया गया था? आप जानते हैं राष्ट्रकूट के शासक थे ध्रुव। ध्रुव प्रथम के द्वारा जो है ये मंदिर बनवाया गया था, राष्ट्रकूट। तो आंसर आपका क्या होगा? राष्ट्रकूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राष्ट्रकूट हो जाएंगे। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 आपका राष्ट्रकूट। चालुक्य वंश से आपको ध्यान में रखना है कि चालुक्य वंश के एक राजा थे चालुक्य वातापी शाखा। क्या होंगे? चालुक्य अलग अलग शाखाओं में थी। चालुक्य वातापी शाखा के एक राजा थे, उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। बड़ा ही प्रतापी राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। ये पुलकेशिन द्वितीय जो हैं ये नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन को हरा देते हैं। क्या हराते हैं? हर्षवर्धन को हरा देते हैं। और हर्षवर्धन को हराने के बाद ये एक उपाधि धारण करते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम उस उपाधि का नाम है, क्या नाम है भैया? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण करते हैं कौन? पुलकेशिन द्वितीय धारण करते हैं, पुलकेशिन द्वितीय। और मेगुती देवी मंदिर, मेगुती देवी मंदिर का निर्माण जो है वो भी कौन करवाते हैं? पुलकेशिन द्वितीय करवाते हैं। एहोल प्रशस्ति लेख या फिर कह सकते हैं एहोल लेख जो है, एहोल लेख ये आपको
किनसे मिलेगा? तो एहोल लेप पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जिसके जो रचनाकार थे वो रवि कीर्ति थे। कौन थे? रवि कीर्ति। नाम पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। एहोल अभिलेख के रचनाकार, एहोल अभिलेख के रचनाकार कौन थे? रवि कीर्ति थे और पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित थे। आंसर इस बात को ध्यान दीजिएगा। रवि कुमार जी राष्ट्रकूट बता रहे हैं, एकदम सही है आपका। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है कि भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। एकदम सही बात है भैया। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अम, एकदम गलत है भैया। ठीक है, फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन में बागवानी कहते हैं। एकदम सही है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, अगर आपसे पूछे सिंपल सी बात को कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आंसर कहिएगा आप उत्तर प्रदेश। लेकिन सवाल में ये पूछे कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक प्रति हेक्टेयर, पर हेक्टेयर कौन है? पर हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो कहेंगे पंजाब में होता है। अगर सिंपली पूछ दे ओवरऑल उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन प्रति हेक्टेयर कहाँ होता है? तो पंजाब में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एरिया बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, ये सवाल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी आपका गलत है। क्योंकि जानते हैं कि भारत ने सब्जियों और फलों में दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो आप कहोगे वो करता है चाइना। दूसरे नंबर पे कौन आता है? अपना भारत आता है। अगला सवाल देखिएगा, विस्तारित मिशन इंद्रधनुष। देखिए, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जो होता है 25 दिसंबर 2014 को होता है। कब होता है? 25 दिसंबर 2014 को होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। 25 दिसंबर 2014 को होता है इसकी शुरुआत। और ये टीकाकरण से संबंधित है। किससे? टीकाकरण से, वैक्सीनेशन से संबंधित है। किससे है? वैक्सीनेशन से संबंधित। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल देखा जाए क्या? अगला सवाल देखा जाए। कह रहा 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थाई दाब, ठीक है, पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? 30 से 40 डिग्री जो नॉर्थ जाओ या फिर साउथ जाओ, ये आपको अश्व अक्षांश देखने को मिलता है। ठीक है, ये अश्व अक्षांश देखने को मिलता है। ये उच्च दाब की पेटी है, याद रखिए। क्या है ये? उच्च दाब की पेटी है। उच्च दाब की पेटी है। इसका नाम जो है अश्व अक्षांश रखा गया, इसके पीछे एक कहानी है, इतिहास है। कभी आएंगे उस पर तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये डोलड्रम जो है ना, इसको शांत घाट की यानी शांत पेटी कहा जाता है। इसको शांत पेटी यानी शांत पेटी कहा जाता है। ये इक्वेटर के आसपास वाली क्षेत्र है, शांत पेटी कहा जाता है। इसमें हलचल आपको देखने को नहीं मिला। ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री साउथ की बात करता है। इसको हम लोग डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम कहते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? वह है विजियो नेक्स्ट। क्या नाम है? विजियो नेक्स्ट नाम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, विजियो नेक्स्ट। ठीक है, वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जानते हैं? आप सभी हमने देखा है कि भैया क्या जानते हैं कि निम्न दाब जहाँ है वहाँ तो काट दो भैया, निम्न दाब तो होगा नहीं। अच्छा, उच्च दाब ये ध्रुवीय कह दिया, यानी पोल के पास नहीं है भैया। 30 से 40 डिग्री अक्षांश की बात करता है ये। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं भैया, हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? अश्व अक्षांश कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। समुद्र की गर्म धाराएं क्या होती है? आप सभी जानते हैं कि मान लो, इस सभी जानते हैं कि गर्म धाराएं क्या होती है। मान लो आपका ग्लोब है और ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इक्वेटर है 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, NP हमने लिख दिया। और यहाँ पे आपका साउथ पोल है, ये हमने बोले साउथ पोल SP लिख दिया हमने। आप सभी जानते हैं कि जब धाराएं पोल से इक्वेटर की ओर जाएगी, क्योंकि पोल के पास बर्फ है, ये धाराएं को हम लोग ठंडी जलधारा कहेंगे। क्या कहेंगे? ठंडी जलधारा कहेंगे। ठंडी जलधारा कहेंगे। ठीक है, जब धाराएं पोल से, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की बात कर रहे हैं, जब धाराएं पोल से इक्वेटर की ओर जाएगी तो लोग ठंडी जलधारा कहेंगे। जब जब क्योंकि इक्वेटर के पास गर्मी बहुत ज़्यादा होता है ना, सूर्य जो है एकदम तिरछी ना होकर के एकदम डायरेक्ट पड़ती है। जब धाराएं मेरे भाई, जब धाराएं इक्वेटर से पोल की ओर जाएगी, जब धाराएं इक्वेटर से पोल की ओर जाएगी, तो हम लोग क्या कहते हैं? गर्म जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गर्म जलधारा कहते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपसे यही पूछा है भैया कि समुद्र की गर्म धाराएं क्या हैं, तो भूमध्य की ओर जाती है नहीं भैया, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चलती है। भाई साहब फालतू बातें हैं। ध्रुव की ओर जाती है, ये आंसर सही हो जाएगा। इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? गर्म कहेंगे। रीजन क्या है? आपके सामने रीजन रखा हुआ है, देख लीजिएगा भैया। अगला सवाल देखा जाए, एक बार लाइक वगैरह करते चलेंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, दो तरह का आपको हम बताते हैं।
याद क्या रखना है, एक है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार मानवाधिकार दिवस, और दूसरा है विश्व मानवाधिकार दिवस, दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है भैया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब होता है, तो क्या होता है आंसर इसका, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और और विश्व मानवाधिकार दिवस। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भैया यूएनएचआरसी, या फिर हम लोग कहें कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में होता है भैया। संसद में एक एक्ट ला करके, अधिनियम ला करके इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये एक संवैधानिक निकाय ना होकर के ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है। क्या है? एक सांविधिक निकाय है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछें भाई, अगर आपसे पूछें भैया, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, 10 दिसंबर आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। 10 दिसंबर आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, कई बार बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या, अभी हमने देखा, रेगूर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। याद रखिए, काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात सबसे ज़्यादा गुजरात में, सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, गुजरात में, और कर्नाटक में, कहाँ पे, कर्नाटक में, और कुछ क्षेत्र के मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को। बोलो भैया हाँ है ना। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है। तिरछी किरणें पड़ने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, आपको ध्रुव के पास जाना पड़ेगा। तिरछी किरणें पड़ने की वजह से क्या होता है कि वहाँ 6 महीने की रात, और 6 महीने की आपको रात मिलेगी, और 6 महीने की आपको क्या, आपको दिन मिलेगी। यह बात अच्छी तरीके से आप जानते हैं। ध्रुव, जरा कमेंट बॉक्स में एक बात बताइए, एक बात बताइए भैया कमेंट बॉक्स में, कि ध्रुव पे आदमी का या फिर ऑब्जेक्ट का वजन घटेगा या बढ़ेगा। वजन की यानी वेट की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं। ये वेट जो है मेरे भाई, ये वेट जो है, ये पोल पे बढ़ जाएगा या घट जाएगा। फिर इक्वेटर पे विषुवत रेखा पे इस वेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप देना है। अगला सवाल है, उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होता है। उत्तर भारत खास करके यूपी, बिहार और हरियाणा की बात हम कर, यूपी, बिहार और हरियाणा की बात कर रहे हैं। चक्रवातीय वर्षा जो होता है मेरे भाई, वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह। क्या होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है भूमध्य रेखा से आने वाली, यानी इसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और ये आपको जाड़े के टाइम में दिखाई देती है। कहाँ पे, जाड़े में वर्षा होता है, जाड़े में वर्षा, चक्रवातीय वर्षा जो है जाड़े में आपको देखने को मिलता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र यानी बेस्ट पिक्चर श्रेणी में 97वें नंबर का ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो आप कहेंगे अनोरा जीता है। कौन जीता है, अनोरा जीता है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक श्रेणी में लगे हुए हैं। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं। तो कहोगे 24.3% लोग जो हैं ये द्वितीयक श्रेणी में लगे हुए हैं। आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं, आपको पता भी होगा, भारत के मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है। और यही वजह है कि हमारा देश अभी तक विकासशील है, विकसित नहीं हो पाया। जिस भी देश का ज़्यादातर जनसंख्या, जिस भी देश में जितना ज़्यादा जनसंख्या टर्सरी सेक्टर में यानी सेवा क्षेत्र में लगा हुआ हो, वो देश उतना ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका है, टर्सरी सेक्टर का। हमारे देश में भी टर्सरी सेक्टर का जो है योगदान जीडीपी में ज़्यादा है, लेकिन लोग इन्वॉल्व कम हैं, इसीलिए हम लोग गरीब देश में आते हैं, ठीक है। बात को समझिएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए कौन सा उपाय जो है वो प्रभावी विधि है, ये बताना है आपको। प्लास्टिक अपशिष्ट को, प्लास्टिक रेसिडुअल को कम करने के लिए प्लास्टिक सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, प्लास्टिक अपशिष्ट को भराव क्षेत्र में डंप करना, प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाना बिल्कुल नहीं चाहिए, डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग का उपयोग करना। भैया आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। रवि कुमार जी कह रहे हैं घट जाएगा। देखिए, 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता क्या होगी। एक बात बताते हैं आपको, आप जानते हैं क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, कहो तो क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी होता है। एम एस डेल्टा टी होता है, याद नहीं तो याद कर लीजिए, इस पे सवाल खूब आता है, रेलवे में भी इससे सवाल आता है भैया। एम क्या है तो कहोगे मास है, एम क्या है, मास है। एस क्या है तो कहोगे स्पेसिफिक हीट है। क्या ये
स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट पानी का कितना होता है तो आप सभी जानते हैं 1 ग्राम पर कैलोरी होता है एक, तो आपको स्पेसिफिक हीट पानी का एक याद रखना है। ये डेल्टा की है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है? चेंज इन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर होता है डेल्टा टी। बोलो भैया हाँ है ना? चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि T2 - T1 को डेल्टा टी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं है। अब हुआ क्या कि 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया। तो सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये होता है 17.72 डिग्री सेंटीग्रेड। 17.72 जो है डिग्री सेंटीग्रेड हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने सेंटीग्रेड में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि T1 जो है, ये आपका T1 जो है ये क्या हो जाएगा, T1 जो हो गया आपको 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से T1 आपका हो गया 17.72 या फिर 17.7 मान लो, सिंपल सी बात है 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड। और T2 आपका क्या हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से डेल्टा टी आपका कितना आ जाएगा, कहोगे घटाओगे भैया, तो घटाओगे भैया तो यहाँ से आपका, यहाँ पॉजिटिव लेना है भैया, डेल्टा टी चेंज इन जो टेम्परेचर है ये आपको पॉजिटिव लेना है, इतना आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ रख दो, मास कितना है 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितना होता है 1, और डेल्टा टी कितना आया तो 17.72। ठीक है, तो गुना करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 17.7 कैलोरी। आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ना, यही आंसर आपका हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिख लो स्टार लगा करके, ये फॉर्मूला से सवाल खूब आता है, और पानी का स्पेसिफिक हीट एक होता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। सवाल को देखा जाए मेरे भाई, अगला सवाल को देखा जाए। अगला सवाल क्या है कि ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। विसरण मतलब होता है डिफ्यूजन, विसरण मतलब डिफ्यूजन होता है। देखिए डिफ्यूजन ज़्यादा कहाँ होगा, सिंपल सी बात है। डिफ्यूजन का मतलब होता है पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं, पदार्थ का जो कण है उसका एक जगह से दूसरे जगह गमन करना। तो विसरण सबसे ज़्यादा कब हो, कहाँ होगा? तो डिफ्यूजन ज़्यादा होने के लिए मैटर के बीच में, यानी पदार्थ के कण में आपसी जो स्पेस है, जगह है, आपसी 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 जगह जो है, आपसी स्पेस जो है, आपसी स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। आपसी स्पेस का मतलब समझ रहे हैं ना? स्पेस का मतलब जगह ज़्यादा होना चाहिए। जगह क्या होना चाहिए? ज़्यादा। कैसे कहने का मतलब, गैस में जो है ये जगह बहुत ज़्यादा होता है, इससे थोड़ा सा कम जो है आपको लिक्विड में जगह देखने को मिलता है। ठीक है, और उससे भी कम आपको सॉलिड में, तो सबसे कम जगह जो है सॉलिड में देखने को मिलेगा। इसीलिए सॉलिड में आपको डिफ्यूजन बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन आपको गैस में देखने को मिलेगा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद फिर गैस सॉलिड में। कहने का मतलब ये हुआ कि डिफ्यूजन ज़्यादा होने के लिए इंट्रामोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, पार्टिकल्स का इंट्रामोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। तो बात वही कह रहा है, ऑप्शन लगाइए क्या कहता है। द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकता। काटो भैया, कैसे नहीं कर सकता? द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकता, कैसे नहीं करेगा? द्रव अवस्था में कण केवल स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान नहीं होते। ठीक है, द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। विरंजक चूर्ण क्या कहलाता है, मतलब क्या असत्य है? विरंजक चूर्ण जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से ये जाना जाता है। जल में अधिक विलय होता है भैया, एकदम सही बात है। असत्य चुनना है आपको, विलय तो होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, गलत बात है। ऑक्सीकारक है, हाँ भैया ऑक्सीकारक है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये बात भी सही है। ये पीले रंग का नहीं, ये सफ़ेद रंग का होता है, आप अच्छे से जानते हैं बहुत बढ़िया से। बच्चे वाली सफेद सवाल थी भैया, असत्य आपको चुनना था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 8 न्यूटन का बल किसी द्रव्यमान M1 पर लगाए जाने पर उसमें 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न किया करता है। ठीक है, किसी द्रव्यमान है, मान लीजिए M मास का एक द्रव्यमान है, M1 है, ये M1 है, इसमें 8 न्यूटन का फोर्स लगता है, 8 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो एक्सेलरेशन होता है कितना? 4 मीटर पर सेकंड का। बहुत बढ़िया, तो हम यहाँ से M1 तो निकाल ही सकते हैं, बोलोगे कैसे? तो फोर्स बराबर होता है MA। फोर्स बराबर क्या होता है? MA। फोर्स है 8 न्यूटन, फोर्स है 8 न्यूटन, मास नहीं पता और ए दे दिया है 4, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो M1 होगा 8/4, यानी M1 जो हो गया वो 2 kg होगी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कह रहा है कि तथा द्रव्यमान M2 पर लगाए जाने पर उसको 8 मीटर पर सेकंड का त्वरण प्रदान करता है। 8 न्यूटन का ही M2 पे लगा रहे हैं, अब M2 मास है, इसमें जो है M2 मास पे 8 न्यूटन का ही बल लगा रहे हैं, लेकिन त्वरण उसको 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो 8/8 कितना आ जाएगा, यानी 1 kg का M2 का मास आ गया। सवाल कहता है कि अगर दोनों M1 M2 को बांध दिया जाए
तो इस बल के द्वारा कितना त्वरण, नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों को मिला के कितना होगा। तो हम कहते हैं m1 और m2 को अगर बांध दिया जाए तो दोनों का मास मिल के कितना हो जाएगा, तो 1 kg और यहाँ 2 kg, यानी 3 kg इसका मास हो गया। अब कह रहा है कि फोर्स उतना ही आप लगाओ, फोर्स 8 न्यूटन ही लगाओ, और फोर्स 8 न्यूटन ही लगे तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन आप जानते हैं कि फोर्स बट्टे मास होता है, यानी 8/3 आ जाएगा। 8/3 आ जाएगा तो 2 दशमलव समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगला सवाल देखा जाए कि कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और उसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। भाई साहब सब जानता है, थायरोक्सिन हार्मोन हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन आवश्यक है। थायराइड ग्लैंड के द्वारा, जिसको हिंदी में अवटु ग्रंथि कहते हैं, इसके द्वारा ये सेक्रेट होता है। बोलो बोलो भैया हाँ या ना। ये ट्रेकिया के पास जो लेरिंग्स होता है वहां पे एक जोड़ी ये ग्रंथि पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है। एड्रिनल हार्मोन के दो हमको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इमर्जिंग समय, इमरजेंसी के समय जो ये रिलीज होता है। इंसुलिन हार्मोन आप सभी जानते हैं, पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का रेगुलेशन होता है, निकलता है। और इसका काम क्या है, शुगर को मेंटेन करना, शुगर लेवल को क्या करना, शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन है। ठीक है, मेल में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन है। तो इस बात को भी आप अच्छे से समझते हो। अगला सवाल है भैया, वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है क्या। वृक्षों के पुराने पत्ते से गिरना दर्शाता है कि उसमें मैग्नीशियम की कमी हो गई क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी हो गई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक अच्छा सवाल है, मैग्नीशियम की कमी यहाँ पे देखने को मिलेगा। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्भव हुआ था। आप सभी जानते हैं सबसे पहले जलीय जीव का पृथ्वी पर उद्भव हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का उम्र टोटल कितना हुआ है, एज कितना हुआ है, ये कमेंट बॉक्स में आप हमें छापिए। और जो होमोसेपियंस है, ज्ञानी मानव है, ज्ञानी मानव का यहाँ पे कितना समय से वो रह रहा है, तो कहोगे लगभग 40,000 साल से। कितने से, 40,000 साल से जो है ज्ञानी मानव, यानी 40,000 साल पहले ज्ञानी मानव का उद्भव हमारी इस पृथ्वी पे लगभग लगभग हो चुका था। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है भैया कि लेटिन शब्द मेंडेमस, परमादेश का अर्थ क्या होता है। होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से कि आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट अगर किसी व्यक्ति या किसी संस्था या किसी भी नागरिक का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो क्लेम कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह का रीट जो है वो जारी कर सकते हैं। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। अब आर्टिकल 226 के तहत जो है, आर्टिकल 226 के तहत जो है ये हाई कोर्ट को भी अधिकार है कि वो भी रीट जारी कर सकते हैं। हालांकि आर्टिकल दोनों का अलग अलग है, ये बात को ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या होता है। जैसे मान लो धनुष है और धनुष को पकड़ के खींच दिए तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। किसी वस्तु का स्ट्रक्चर, शेप, साइज अगर चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर शेप स्ट्रक्चर शेप या फिर साइज अगर चेंज आप कर रहे हैं किसी वस्तु का, उसमें जो एनर्जी है, एनर्जी एनर्जी में आपको चेंज आएगा। वो एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कहोगे mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है, mgh होता है। आंसर क्या होगा आपका, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे एकदम सही हो जाए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल बड़ा आसान है, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल क्या है भैया, आपको परिपथ में धारा निकालना है। 2 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया गया है, परिपथ में आपको धारा निकालना है। जरा देखिए, आप तो सभी जानते हैं कि ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम आपस में क्या होगा, तो कहोगे ये तीनों ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम आपस में क्या हो जाएगा भैया, कहोगे ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये दोनों सीरीज में हो गया तो 3 3 कितना हो गया, 6 ओम हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों को मिला करके ऐसे लिख दिए। ये दोनों को हम 6 ओम, दोनों को मिला के 6 ओम रख दिए। और ये पहले से 3 ओम आपको दिया हुआ है, इसको भी रख दिए 3 ओम। अब यहाँ से 2 वोल्ट की बैटरी है, मान लो आई करंट जा रहा है, मान लो आई करंट जा रहा है। तो आप जैसे देखोगे, जैसे ही इस पॉइंट पे आई करंट आएगा तो आई करंट को 2 रास्ता मिल जाएगा। कितना रास्ता मिल जाएगा, एक रास्ता ये मिलेगा और दूसरा रास्ता ये मिलेगा। जब करंट को रास्ता मिल जाए, जब करंट को रास्ता मिल जाए और करंट अलग अलग रास्ते से जाना स्टार्ट कर दे, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेसिस्टेंस 3 ओम और ये 6 ओम जो है भैया ये पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि करंट अलग अलग है, करंट अलग अलग है। करंट सेम रहता तो बोलते भैया वो सीरीज में है। करंट क्योंकि अलग अलग हो जाएगा तो ये पैरेलल में है। 6 3 का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालोगे, आर इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 × 3 / 6 + 3।
हो गया 18 बट्टे जो है 18/9 आ जाएगा। तो कहोगे 2 ओम का नेट रेसिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का जो नेट रेसिस्टेंस है वो 2 ओम हो गया। इस पूरे सर्किट का नेट रेसिस्टेंस जो है आर इक्विवेलेंट वो 2 ओम हो गया। अब सर्किट का 2 ओम रेसिस्टेंस है आपके पास, और वी जो है आपको 2 वी है, तो आई क्या हो जाएगा, आई होता है V/R, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का, रेसिस्टेंस हमारा 2 ओम, काटोगे तो आएगा 1 एम्पियर का इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा। 1 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑक्सीजन का काम क्या है, तो ऑक्सीजन का काम क्या है, ट्रॉपिकल ग्रोथ को बढ़ाना। पौधे की तना और पौधे की जो ग्रोथ है, हाइट जो है उसको बढ़ाना है, तने की मोटाई में वृद्धि करना। यह आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ तने का ही नहीं, कोशिकाओं की लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है भैया, लंबे, क्योंकि पौधा जो है आजीवन तक बढ़ते रहता है भैया। तो उसमें ऑक्सीजन हार्मोन का काम है कि कोशिका को वृद्धि करना, ट्रॉपिकल भी और गर्थ भी, गर्थ मतलब तने का भी और ऊपर हाइट में भी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। याद रखिएगा, एक हार्मोन होता है जिब्रेलिन। क्या होता है, जिब्रेलिन हार्मोन होता है। ये जिब्रेलिन हार्मोन जो है जर्मिनेशन में हेल्प करता है ना, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, अंकुरण, अंकुरण करने में, अंकुरण में आपको मदद मिलता है। ठीक है, अंकुरण में आपको मदद मिलता है, याद रखिए, अंकुरण में आपको मदद मिलता है। एक होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी हार्मोन है भैया। एब्सिसिक एसिड प्लांट हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड का काम क्या है कि पत्ते में जो पीलापन आ जाता है और पत्ता सूख के जो झड़ने लगता है, वो एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। एब्सिसिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाए तो पत्ते झड़ने लग जाएंगे। ठीक है, और एक होता है साइटोकैनिन। साइटोकैनिन का काम क्या है, सेल डिवीजन में वो हेल्प करता है। सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, साइटोकैनिन करता है। ये भी याद पता होना आपको चाहिए। वसा पाचक एंजाइम क्या है, आप सभी जानते हैं, LAT आपको याद रखना है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, लात आपको याद रखना। ठीक है, लाइपेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, एमाइलेज जो है फैट का, ट्रिप्सिन जो हो जाएगा आपको, ट्रिप्सिन हो जाए, पेप्सिन हो जाए, इरिप्सिन हो जाए, जहाँ भी सीन सीन लगा रहे सब प्रोटीन का हो जाएगा। आपका यहाँ पे क्या कर रहा है कि वसा जो है, वसा जो है आपका लाइपेज हो जाएगा। वसा का पाचक कौन हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखा जाए मेरे भाई। अगला सवाल क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है। आप जानते हैं चुनाव आयोग का गठन जो है हमारे देश में, वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हुआ था चुनाव आयोग का गठन। आर्टिकल आप जानते हैं 324, आपको 329 आर्टिकल जो आपको चुनाव आयोग से संबंधित है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसीलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही मेरे भाई राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। ये दो डेट आपको याद रखना है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी आपको 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दो में से जो पूरा हो जाए, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। विक्की आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे भाई। आपको दिल से शुक्रिया है, सब्सक्राइब करते चलेंगे, लाइक शेयर भी करते चलेंगे, कहना ना पड़े चीज़ों। स्पिरिट ऑफ लॉ जो है ये किस सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो आप कहेंगे सेपरेशन ऑफ पावर से है। ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉ जो है भैया ये सेपरेशन ऑफ पावर है। क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधान है सेपरेशन ऑफ पावर। अगर अगर पावर का सेपरेशन नहीं हो भाई साहब, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर उसको हम लोग ऑटोक्रेसी कहने लग जाएंगे, फिर वो लोकतंत्र रहेगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है ये आपको पता होना चाहिए। आप ये भी जानते हैं भारतीय संविधान का अनुसूची 7 में, अनुसूची अनुसूची आपको अनुसूची 7 में ये दिया गया है क्या, क्या दिया गया, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, अलग अलग सूची बनाए गए हैं। और उस सूची में क्या है कि अलग अलग प्रावधान किए गए हैं जो कि केंद्र और राज्य के अधीन होता है, और कुछ ऐसे भी प्रावधान है जो कि दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची वही सूची से संबंधित है। ये पावर, स्पिरिट ऑफ लॉ जो है शक्ति का पृथक्करण का सम्मान। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं, भारत का प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, लेखांकन को लेखा परीक्षण से अलग किया गया था, किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। पता है मेरे भाई, लेखांकन को लेखा परीक्षा से अलग किया गया था, आप सभी जानते हैं, 1976 में आपका आंसर हो जाए। देखिए, 1976 से पहले कैग का ही काम था जो CGA का काम है। अभी जो CGA का काम है ना, वो CAG भी पहले का किया करता था। ठीक है, यानी CAG का ही काम था लेखा परीक्षण करना और लेखांकन करना।
लेकिन भैया 1976 में एक बनाया गया CGA। अब 1976 के बाद से लेखा परीक्षण का काम जो है CGA करता है। तो आंसर होगा 1976। अच्छा सवाल है मेरे, अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपको बताना है क्या होगा ये, आपको मिलान करना है। मिलान कीजिए, आसान सा सवाल है कि स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग जो है वो क्या कहलाता है। क्योंकि स्त्री केसर का सूजा सूजा हुआ निचला भाग अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ठीक है। और स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग जो है वो क्या कहलाता है? स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग, तो कहोगे उसको वर्तिका होता है। क्या होता है? वर्तिका होता है। ठीक है, वर्तिका हो जाएगा आपका। तो कहोगे वर्तिका हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका हो जाएगा सी, का हो जाएगा डी। उसके बाद फिर स्त्री केसर का शीर्ष भाग जो है, शीर्ष भाग, शीर्ष भाग क्या हो जाएगा? तो शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। और अंडाशय में क्या होते हैं? तो बीजांड होते हैं। तो CDAB आंसर हो जाएगा। CDAB ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। CDAB। अगला सवाल देखा जाए। तरह की प्रतिरोधकता जो है वो क्या होता है? प्रतिरोधकता क्या होता है? यदि माप पे कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितनी दृढ़ता से विरोध करता है। वोल्टता और धारा का अनुपात है भैया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये भी गलत है। कोई पदार्थ कितनी धारा वहन कर सकता है, गलत है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरोधकता का मतलब यह है कि कितने अमाउंट में आप फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्ट कर रहे हैं, फ्लो ऑफ करंट को रोक रहे हैं, उसी को प्रतिरोधकता कहा जाता है। ये है भैया, देख लीजिएगा इसमें से। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या है? आप सभी जानते हैं जब 3 सिक्के उछालेंगे टोटल आउटकम्स 8 आएगा। और एक चित्त आने की प्रायिकता सिर्फ 1 होती है। तो 1/8 आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाए। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है? तो क्या होंगे भैया? संवैधानिक राजतंत्र का। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट आकर के फिर से वो तानाशाही राजतंत्र को स्थापित कर देता है। लेकिन 1789 जो है इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। लुई 16 उस समय राजा हुआ करता था, याद रखिएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है फ्रांस में क्या होता है भैया? तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाती है। बस्तर आंदोलन आप जानते हैं कहाँ हुआ था? गुंडाधूर में हुआ था। 1910 के आसपास की कहानी है। बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ में ये आदिवासी समूह के द्वारा अंग्रेज के विरुद्ध ये आंदोलन था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो गुंडाधूर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? आप जानते हैं 1966 के आसपास MS स्वामीनाथन के द्वारा जो है तो 60 के दशक में हरित क्रांति आपको स्टार्ट की गई थी। अगर आपसे पूछेगा हरित क्रांति का जनक कहाँ है, तो कहेंगे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का जन्म हुआ था, जन्म स्थान। ऐसा सवाल अभी अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं इस तरह का आंसर। नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखना है, जो मेक्सिको का रहने वाला था भैया, और जो पूरे दुनिया में उसको तो क्या कहा जाता है? तो कहोगे उसे पूरी दुनिया में भैया उसको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। देखा जाए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है मेरे भाई? गुवाहाटी कहाँ किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? आप जानते हैं सेब हिमाचल प्रदेश में है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब की अत्यधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में के दौरान इसकी स्थापना नहीं होती है। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, लेकिन बोकारो की स्थापना 1964 में SSR की मदद से किया गया था। बोकारो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सवाल रखते हैं। मिलेंगे फिर कल 8 बजे कोई ना कोई GK GS का प्रैक्टिस सेट में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।